नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। रांची में पेपर लीक से लेकर भर्ती धांधली से परेशान प्रदर्शनकारियों के धरने को 13 दिन बीत चुके हैं। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 2 साल बाद आज बांग्लादेश के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया है। कहा है कि जल्द वो देश लौटेंगी। लेकिन इन खबरों से पहले उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी राजनीतिक खबर से आपको हम खबरदार करते हैं, जहां अखिलेश यादव ने शॉर्ट फॉर्म से वोट का लॉन्ग फॉर्म हासिल करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने 2024 में पीडीए का गठन किया। तब कहा कि पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। लेकिन अब जैसा वोट वैसा जोड़ चलने लगा है। जहां पी से कभी पिछड़ा कहते हैं, आज पीडीए में पी का मतलब पंडित बताए। इससे भी पहले पी का मतलब पीड़ित और पीड़ा बता चुके हैं। इसी तरह डी से दलित और दया का जिक्र अखिलेश यादव कर चुके हैं। जबकि पीडीए में जो आखिरी ए है उसको लेकर अल्पसंख्यक, अगड़ा, आधी आबादी, आदिवासी, अपनापन, ये सब समय समय पर समाजवादी पार्टी बताती रही, जिसमें आज चर्चा पी फॉर पंडित की होने लगी। जब ब्राह्मण वोट साधने के लिए पीडीए में पीडी मतलब पंडित ही अखिलेश यादव कहने लगे। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया। जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ, चढ़ावा पाठ। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। उत्तर प्रदेश में 100 विधानसभा सीट पर असर डालने वाले ब्राह्मण वोट में बंटवारा क्या समाजवादी पार्टी करा सकती है? ये सवाल आते ही बहुत से लोग कहते ना, एकदम नहीं। जहां सामने भगवा वेशधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जहां संत समाज कहता है वो बीजेपी के साथ है, जहां सनातन की बात करती बीजेपी है, जहां हिंदू और हिंदुत्व ही सनातन की सियासत में हर बयान में 2 से ज्यादा बार बीजेपी नेताओं के मुंह पर आता है, जहां 10 ब्राह्मण वोट में 8 ब्राह्मण वोट बीजेपी 5 चुनावों से हासिल करती आई है, वहां समाजवादी पार्टी क्या ब्राह्मण वोट की आहुति से सत्ता का हवन कर सकती है? जवाब जानने के लिए इस वीडियो पर गौर करना जरूरी है। लखनऊ में सियासी अनुभवी पवन पांडे, सनातन पांडे, माता प्रसाद पांडे, अभिषेक मिश्रा से लेकर करुणेश द्विवेदी जैसे तमाम युवा ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में अखिलेश यादव त्रिशूल उठाते हैं। छोटे लोहिया कहे गए पुराने समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, डमरू बजता है, जिस मंत्र को पढ़कर शिव को प्रसन्न किया गया वो शिव तांडव स्तोत्र होता है। इन सब के बीच अखिलेश यादव पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के रूप में गढ़े गए पीडीए के पी का नया रूप बताते हैं। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुद्ध फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है।
और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीढ़ी और मजबूत दिखाई देगा। जिस ब्राह्मण वोट को साधने की कोशिश में समाजवादी पार्टी जुट रही है, उससे जुड़े कुछ तथ्य नोट कर लीजिए। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का पहला तथ्य ये है कि ब्राह्मण कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक उत्तर प्रदेश में राज किया। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे। यूपी में आखिरी ब्राह्मण मुख्यमंत्री कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। यूपी में ब्राह्मण वोट पर राजनीतिक इतिहास का दूसरा तथ्य यह है कि राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण बीजेपी की तरफ आने लगे। 6 दिसंबर 1992 के बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, जिसकी वजह से ब्राह्मण वोट बटा। 2007 में कई वर्षों के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार मायावती की बनी, तो श्रेय ब्राह्मणों को गया। तीसरा तथ्य यह है कि 2007 से अब तक जिसके ब्राह्मण विधायक ज्यादा, उसकी सत्ता आई। 2007 में मायावती के बीएसपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। 2012 में समाजवादी पार्टी के 21 ब्राह्मण विधायक जीते। 2017 में बीजेपी के 58 ब्राह्मण विधायक जीते। 2022 में बीजेपी के 41 ब्राह्मण विधायक बने। इन्हीं सब तथ्यों के बीच अखिलेश यादव, मुस्लिम, यादव और फिर पिछड़े वोट के कुछ हिस्से के साथ अब सवर्णों में सबसे बड़े वर्ग ब्राह्मण वोट को जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तक याद कराते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती आज की नहीं है। बताओ कितने हजार साल पुरानी है, किस युग की है दोस्ती? कब की है? कितने हजार साल पुरानी दोस्ती है। और दोस्त हम लोग ऐसे भी होते हैं कि परवाह नहीं करते हैं किसी चीज की। जिन्होंने महाभारत पढ़ी होगी, जिन्हें जानकारी होगी पूरे, आप हमारी पौराणिक हमारी व्यवस्था की, उन्हें पता होगा कि दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। इसे समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन से कोई लेना देना नहीं है। आज पूज्य जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। मैं भी उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धा समर्पित करता हूँ। और इनका ब्राह्मण समाज से, सर्व समाज से कोई लेना देना नहीं। ये खुद कंफ्यूज है। कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं, और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है। वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं है। जब सरकार आती है तो गुंडाई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। जनता इन्हें नकार चुकी है। दरअसल ब्राह्मण वोट जब समय समय पर सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर दलों में बंटता रहा है, तब अखिलेश यादव कुछ घटनाएं याद दिलाकर ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाते हैं, जिसमें आस्था के नाम पर राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर तक को जोड़ देते हैं। इसके पीछे वजह भी है। 2014 में बीजेपी को 72% ब्राह्मण वोट मिला, समाजवादी पार्टी 5%, बीएसपी 5% और कांग्रेस को 11% ब्राह्मण वोट मिला। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 83% ब्राह्मण वोट पाती है। बाकी समाजवादी पार्टी को 7%, बीएसपी 2%, कांग्रेस को 1% ब्राह्मण वोट मिला। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 84%, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ लड़े तो महागठबंधन को 6% और कांग्रेस को 6% ब्राह्मण वोट मिला। 2022 में बीजेपी को 89%, एसपी को 6, बीएसपी को 1 से भी कम और कांग्रेस को 1% वोट मिला। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए 79% और इंडिया गठबंधन को 16% वोट मिला। इस पूरे चार्ट को गौर से देखें तो पाएंगे कि 5 चुनाव से ब्राह्मण वोट बीजेपी के पास चुंबक की तरह ज्यादा है। 2014 से 2024 के बीच ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर 16% हिस्सा ही हासिल कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लगता है कि सवर्णों के सबसे बड़े वर्ग में ब्राह्मण का ही कुछ वोट टूटेगा तो उसका वोट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगी।
इसीलिए अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन वाले मंच से चुन चुन कर वो घटना याद दिलाते हैं जिससे ब्राह्मण वोट साधा जा सके, लेकिन बीजेपी इसे बेकार की कोशिश समाजवादी पार्टी की बताती है। पहली तस्वीर हाथ में त्रिशूल और डमरू, दूसरी तस्वीर काशी के ब्राह्मण बोले आज समाजवादी ही आवाज, प्रतीक चिन्ह के तौर पर इसी नारे वाली तस्वीर अखिलेश यादव लेते हैं। तीसरी तस्वीर नारा इस पर पढ़िए, ब्राह्मण की मति पीडीए की शक्ति, अखिलेश बदलेंगे यूपी की नियत। चौथी तस्वीर बीजेपी अपमान करती है, समाजवादी सम्मान, जिसमें हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार सम्मान के साथ मंच पर बैठाया जाता है। इन प्रतीकों के साथ उत्तर प्रदेश में पंडित जी सम्मान से कहे जाने वाले ब्राह्मण वोटर को अपने साथ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है। ये हमें और हमारे साथियों को तो मार ही रहे थे, लेकिन अब तो ब्राह्मण समाज के पीछे भी पड़ गए ये सरकार के लोग। ये हमारे जो सबसे पहले पीडीए है, जो पी है, उन्हीं के पीछे पड़ गए हैं। इसके बाद एक एक करके अखिलेश यादव याद दिलाते हैं कि वो हर विवाद जिससे ब्राह्मण वोट को उनकी पार्टी में शिफ्ट कराया जाए, और तब अखिलेश ने 2020 के विकास दुबे एनकाउंटर कांड से लेकर कानपुर देहात में दीक्षित परिवार की झोपड़ी पर चले बुलडोजर, प्रयागराज में शंकराचार्य से जुड़े बटुकों की पिटाई से लेकर ब्राह्मण विधायकों के प्रीति भोज को बीजेपी के संगठन की तरफ से दिए गए नोटिस तक का जिक्र कर डाला। याद होगा जब गाड़ी पलटाई गई थी और मैंने उस समय कहा था कि ये गाड़ी नहीं पलटाई गई है, सरकार ने अपनी सरकार पलटने से बचा ली है। सरकार पलट जाती अगर सच्चाई सामने आ जाती। सुल्तानपुर में एक आपके समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति को किस तरीके से इन्होंने मारा था, और वो जो कहावत है गोरखपुर में हाथा नहीं भाता, पता नहीं क्या कारण है तो उन्हें हाथा नहीं भाता। बाटी चोखा अगर खा लिया विधायकों ने तो सोचो सरकार से नोटिस मिल गया था उन्हें। समाजवादी पार्टी का वही हाल है कि एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप समझ रहे हैं क्या होता है इसका? गले में, गांव में कहावत है, बिल्ली दूध पीने के लिए गई और गले में उसकी मटकी की जो कॉलर थी वो लटक गई। तो लोगों ने पूछा कहाँ से बिल्ली मौसी आ रही है, तो बताया उन्होंने कि हम तो हज करके आ रहे हैं। तो चूहे भरोसा नहीं करेंगे। ये अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के रिजीम में ही हमेशा गुंडई, अराजकता, दंगे, फसाद, सर्व समाज का अपमान, सनातन संस्कृति को ध्वस्त करना, ये वही लोग हैं। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। ब्राह्मण समाज के लोगों, जो तुम्हारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तुम्हारी शिखा, उस शिखा को पकड़कर ब्राह्मण बटकों को लातों से, जूतों से मारा गया। क्या तुम्हारा खून नहीं खौला? इस अपमान का बदला कब लोगे? बड़ा असमंजस में है लोग। असमंजस में ये हैं कि पहले आप तय कर लीजिए कि आपकी भावना और मंशा क्या है और आप कहना क्या चाहते हैं। पी की 29 परिभाषाएं समाजवादी पार्टी ने आपके सामने पहले दे रखी है। आपकी दुकान है, आप उसके मालिक हैं, आपका अपना स्कूल है, आप उसके प्रिंसिपल भी हैं, आप प्रबंधक भी हैं, तो व्याख्याएं आपको जो करनी हो वो आप करते रहिए। सनातन धर्म के सम्मान की बात करके जब हिंदू वोट को बीजेपी लगातार साधती रही है,
तब पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक राम मंदिर चढ़ावा मामले पर विपक्ष को बीजेपी को घेरने वाला हथियार मिल गया है, जहां कल स्पीकर सतीश महाना के बयान के बाद और भी ब्राह्मण वोट के साथ पूरे हिंदू वोट को लेकर तनातनी बढ़ गई। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है, दान पात्र से पैसा निकाल लिया, प्रभु राम का धन निकाल लिया, और जब धन पकड़ा गया, चोरी पकड़ गई, तो उन्होंने एक छोटे से कर्मचारी के वो पकड़ करके जेल भेज दिया, छोटे छोटे कर्मचारियों को। कहा कि यही छोटे कर्मचारी हैं जो सूचना देते थे। और क्या आरोप लगाया उन्होंने? जाति को लेकर के आरोप लगा दिया। कहा कि उसको सूचना देने वाला कोई ऐसा है व्यक्ति जो वहीं पर है मंदिर में। और सच्चाई तो ये है कि चोरी इतनी बड़ी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर का सदैव विरोध किया, जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लहूलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। संसद से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बाहर और भीतर तक राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर राजनीतिक हमला इसी तरह जारी है। लखनऊ में विधानसभा में अलग लड़ाई दिखती है, हाथ में तख्तियां और जुबान पर तल्ख तेवर। विपक्ष के विधायक चढ़ावा चोरी के मसले पर दान पात्र लेकर विधानसभा के बाहर बैठे। मंगलवार को स्पीकर ने समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को सदन से बाहर निकाल दिया। बुधवार को वो सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। मेरा निष्कासन हुआ है तो मैं अंदर कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकता, तो बाहर बैठ के जनता की आवाज उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि चढ़ावा चोरी पर सदन के अंदर चर्चा हो। यही पोस्टर लेकर सचिन यादव सदन के भीतर आए, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। स्पीकर कहते हैं मुख्यमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए। मेरे विचार से सदन के माननीय नेता, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करना सदन के माननीय सदस्यों के संवैधानिक दायित्व है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच स्पीकर सतीश महाना खुद विवादों में घिरे हैं, जहां स्पीकर ने चढ़ावा चोरी पर नारे लगा रहे विधायकों से चंदे की रसीद मांगी थी। मुझे कितना संतोष हो रहा है, शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई, यहां पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहां जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ जितने खड़े हो यहाँ पे। इस तरह के बयान पहले भी सतीश महाना देकर पलट चुके हैं। फिलहाल दोबारा चंदा विवाद पर सवाल करने पर रसीद मांगी। विपक्षी विधायक प्रतीकात्मक रसीद लेकर पहुंच गए। महाना के बयान पर विपक्ष ने और चढ़कर घेर लिया। बड़े लोग शामिल होंगे, और बड़े लोग शामिल इसलिए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। बताओ, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री जी गए हो, सबसे ज्यादा अयोध्या गए हो, और उसके बावजूद भी उन्हें चोरों का नहीं पता लगा, चंदा चोरी का नहीं पता लगा, गुप्तदान का नहीं पता लगा। तो बताओ क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं कि रसीद लाइए, आपने चंदा दिया कि नहीं दिया है, रसीद दिखाओ आप। इससे ज्यादा घटिया बात कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि दान दिया हुआ, दक्षिणा दिया हुआ, उसकी कभी रसीद नहीं मिला करती है। हमारे हिंदू परंपराओं में, सनातनी परंपराओं में कभी भी उसका रसीद नहीं मिला करती है। उन्हें रसीद इसलिए याद आ रही है कि एक रसीद घोटाला भी हुआ, डीसीएम है, एक नकली रसीद घोटाला करने वाले भी उस सरकार में हैं।
उन्होंने नकली रसीद करके चंदा लिया था कहीं पर, उसका उन पे पाप पड़ा। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता ने उन्हें जीतने नहीं दिया। इस बार जो राम धन की चोरी किए हैं, प्रभु श्री राम इनको जीतने नहीं देंगे, इनके महापाप की सजा इनको मिलने जा रही है। आप उत्तर प्रदेश के स्पीकर पर भी सवाल उठाते हो। ये भारत के संविधान के अनुच्छेदों से कहीं न कहीं आच्छादित ये कुर्सियां हैं। एक तरफ आप लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अपमानित करने के लिए हर षड्यंत्र कर रहे हैं, एक तरफ आप संविधान की दुहाई देते हैं, तो उनके किसी सीख की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो आचरण क्या विधानसभा में हुआ, ये आचरण क्या शोभा देता है? वहीं ओवैसी कहते हैं कि चेयर से चंदे की रसीद मांगना विधानसभा की गर्मियों पर सवाल उठाता है। ओवैसी का सवाल है कि गुनाह का मुद्दा उठाने के लिए मजहब का हलफनामा देना पड़ेगा क्या? उनको इस पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उनको बोलना है तो वही काशी के ज्ञानव्यापी परिसर के बारे में बोलें और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी ईदगाह के बारे में बोलें। फिलहाल ब्राह्मण वोट साधने से लेकर राम मंदिर चढ़ावे विवाद तक पर रणनीति बनाकर बढ़ती समाजवादी पार्टी की नजर बीजेपी के साथ एकजुट रहे हिंदू वोट को तोड़ने की है, ताकि 40% के पार तक 2027 के चुनाव में पहुंचा जा सके। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। आज की राजनीतिक खबर में दूसरा खबरदार करता सवाल है, अभिजीत दिपके क्या राजनीति में आएंगे? अपनी पार्टी बनाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे पर अपने आंदोलन से मजबूर करने वाले अभिजीत दिपके रांची में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब अभिजीत दिपके ने आज खुद दिया। आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। भारत के हर सियासी दल से निराश अभिजीत दिपके क्या अब अपनी पार्टी बनाने की सोच रहे हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि मौजूदा राजनीतिक तंत्र से जनता त्रस्त हो चुकी है। अब हम देश भर में कैसे अपना संगठन बढ़ा सकते हैं, हर राज्य में कैसे अपना संगठन बना सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके ऊपर हम देखेंगे कि किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके साथ साथ आगे जाकर कॉकरोच जनता पार्टी का क्या रोड मैप हो सकता है, क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। एक तरीके से हमारा ये 2 दिन का जो कॉकरोच कॉन्क्लेव रहेगा वो हमारा एक फ्यूचर का रणनीति डिसाइड करेगा। सवाल है कि जनता को क्या नया विकल्प देने जा रहे हैं अभिजीत दिपके? कॉकरोच जनता पार्टी भी क्या चुनाव में उतरेगी? वो किस रास्ते पर आगे बढ़ेगी? इसे लेकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की बैठक शुरू होने से पहले अभिजीत दिपके मीडिया के सामने आए। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो राजनीति में आने को लेकर थी। मला वाटतं आम्ही तर विचार करत नाही, पण मीडियावाल्यांना खूप एक्साइटमेंट आहे, आम्ही एक पॉलिटिकल पार्टी सुरू करावी, पण नहीं गम्मत करतोय सर। तो अभिजीत दिपके कहते हैं कि उनका आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं और राजनीतिक दलों के लोग लोकतंत्र को कमजोर करने वाली चीजों के खिलाफ एक साथ आए। इसीलिए आज देश को किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि एक मजबूत जन आंदोलन की जरूरत है। जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो लोग डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। तो अभिजीत दिपके के नेतृत्व में कॉकरोच जनता पार्टी देश में अपना संगठन तो बढ़ाएगी, लेकिन कहते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश को एक नए राजनीतिक दल के बजाय नए आंदोलन की जरूरत है। लोकतंत्र में दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो न सीधे चुनाव लड़ते हैं न सरकार में शामिल होते हैं, लेकिन ये जनहित से जुड़ी मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। मांग पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और हड़ताल करते हैं, जिसका उदाहरण देश ने जंतर मंतर पर देखा है। हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर अभिजीत दिपके प्रेशर ग्रुप के अपने किरदार में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसलिए झारखंड में छात्रों के आंदोलन पर उनकी चुप्पी, वहां न जाना झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को खलता है। सवाल पूछा जा रहा है कि जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले दिपके रांची कब आएंगे?
हमारे जो झारखंड के जो साथी हमारे वो ऑलरेडी वहां पर है और जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार और हम जाएंगे जरूर। और हमारी उनसे फोन पर बात भी हुई, वीडियो कॉल पर बात हुई और हमने कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हो सकता है वो कॉकरोच जनता पार्टी करेगी और उनकी जितनी भी डिमांड्स है हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। लेकिन सवाल अभिजीत दीपके की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर अब भी है, जिसे लेकर भले उनका अभी इनकार हो, लेकिन भारत में नाना करते राजनीति में आना पार्टी बनाने का उदाहरण अरविंद केजरीवाल के रूप में देश देख चुका है। केजरीवाल अन्ना आंदोलन में ये कहते रहे कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में न सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि कांग्रेस के साथ पहली सरकार बनाई, जिसकी सरकारों का विरोध करते हुए वो सत्ता में आए। राजनीतिक दल बनाने को लेकर अरविंद केजरीवाल के अन्ना हजारे से मतभेद भी हुए, जबकि आंदोलन के वक्त केजरीवाल अभिजीत दीपके की तरह पार्टी नहीं बनाने की बात करते थे। इसलिए भले ही अभिजीत दीपके राजनीतिक दल बनाने के सवाल को मीडिया की इच्छा बताकर टाल दें, लेकिन उनकी मुस्कुराहट ने इस सवाल को भविष्य के लिए जिंदा रखा है। दरअसल झारखंड में जो प्रदर्शन चल रहा है, रांची में एक ही मुद्दे को लेकर एक ही जगह पर दो प्रदर्शन हो रहे हैं। एक लोकल पार्टी से जुड़े छात्र नेता और उनसे जुड़े लोगों का मंच है, जबकि दूसरे मंच पर बाकी छात्र हैं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें 7 प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें शामिल छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2 अगस्त से अन्न जल छोड़ दिया था। आज सोनम वांगचुक ने देवेंद्र से वीडियो कॉल पर बात की। उनकी अपील के बाद देवेंद्र ने पानी पिया, लेकिन अनशन जारी रखने का ऐलान किया। प्रदर्शन का दूसरा मंच छात्रों का है, जो जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थी रांची में इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनका आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार सीआईडी जांच की बात कर रही है, जिसे छात्रों ने नामंजूर कर दिया है। आप छात्रों की बात सुने, ये जाने कि कैसे दशकों से झारखंड के छात्रों के साथ धोखा हो रहा है। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे विभाग क्यों कटघरे में छात्रों के ही पोस्टर से समझिए। ये अभय तिवारी है। झारखंड में सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाला हर छात्र जानता है, क्योंकि अभय तिवारी झारखंड में परीक्षा धांधली का प्रतीक बन चुका है। उसका टैलेंट इतना ज्यादा है, प्रदर्शन कर रहे छात्र तंज में कहते नहीं थकते कि इसकी प्रतिभा को देखते धरती छोटी पड़ गई है। आखिर ये कौन है, इसकी चर्चा पूरे झारखंड में क्यों है, उससे आपको हम खबरदार करें। इससे पहले झारखंड के छात्रों का वो दर्द सुनिए जो खोखले हो चुके सिस्टम के हर मोर्चे पर नाकाम होने से हमें खबरदार करता है। झारखंड की राजधानी रांची, जहां सरकारी नौकरियों की परीक्षा में दावा है इतनी धांधली होती है कि अभिषेक जैसे हजारों छात्र तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। दूसरे स्टेट में सुनते हैं कि पेपर लीक होता है, यहाँ पेपर लीक होता है लेकिन सीट बिकता है, सीधा सीट ही बेच दिया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक है। मैं तैयारी करता था, तैयारी में छोड़ दिया हूँ। तैयारी कर रहे थे? हाँ, छोड़ दिया मैंने। कितने एग्जाम की तैयारी किया है? सीजीएल में लास्ट दिया 2024 में, 22 सितंबर को जो हुआ था, उसके बाद से मैंने छोड़ दिया। कितने दिए थे अभी? वही एग्जाम 2 बार दिया था, 2 बार। वही एग्जाम 2 बार? हाँ। झारखंड यानी वो राज्य जहां पर दावा है कि छात्र परीक्षा हॉल में पेपर लिखते हैं तो सेटर होटल में बैठकर। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो मेंस की कॉपियां हैं एक प्राइवेट एजेंसी के प्राइवेट रूम में होटल में पाई गई, उनके कंप्यूटर में पाई गई। तो ऐसा कहाँ रूल है? मेंस की कॉपियां जब भी स्टूडेंट मेंस लिखते हैं, उसको मेंस लिखने के बाद कॉपियां जो है वो स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है, आयोग की जेपीएससी की स्ट्रांग रूम में सबमिट हो जाती है। बट एफआरओ मेंस की आंसर राइटिंग की कॉपियां जो है, जो मेंस के एग्जाम में लिखी गई थी, एक प्राइवेट एजेंसी के निजी कंप्यूटर लैपटॉप पे वो कॉपियां पाई गई। तो कैसे हुआ है? ये सिस्टम में ऐसा लूप होल है कि ऐसा सुनने में आता है। लोग, एक बच्चा बोलेगा कि यहाँ की मेंस जो है स्टूडेंट तो हॉल में लिखते हैं ना, और जो सेटर लोग हैं वो होटल में बैठकर मेंस की कॉपियां लिखते हैं और सिलेक्ट होते हैं। मैम, झारखंड यानी वो राज्य जहां पर सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले छात्रों से हर कदम छल होता है। इसलिए स्मृति कुमारी जैसी छात्रा अपने ही राज्य की परीक्षा देने से तौबा कर लेती। यहाँ पर क्यों पहुँची? प्रोटेस्ट के लिए पहुँचे हैं। जेपीएससी रद्द करना चाहते हैं हम सब। कितने साल की? मैं 22 साल की हूँ। 22 साल की है। इतना आपको गुस्सा क्यों है, क्या हुआ? क्योंकि इस झारखंड में हमेशा 10 साल के बाद एग्जाम होता है, ये फेयर टाइप का नहीं होता है। हमेशा रद्द होगा एग्जाम, पता चलेगा पेपर लीक भी हो गया है। सबका पैसा से नौकरी होता है, गरीब बच्चा गरीब होते जा रहा है, अमीर बच्चा अमीर होते जा रहा है।
आप कितने एग्जाम दिए हैं जो रद्द हुए? हम झारखंड में एक भी एग्जाम देने दिए हैं, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है झारखंड में तैयारी करने का। यहाँ 10 साल 15 साल लगता था एग्जाम, तब एक नौकरी होता है, इसलिए हम सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं। रांची में छात्रों का होता ये प्रदर्शन भले ही सामान्य लगे, लेकिन इस प्रदर्शन में शामिल छात्रों से हुई नाइंसाफियां माफी के लायक नहीं। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैम, 2 साल से मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला है। अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा? 40,000 फी भरना पड़ता है मुझे यूनिवर्सिटी के लिए। अगर सरकार को पैसा नहीं देना था तो मुझे पहले ही बोलते थे कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे स्कॉलरशिप, तो हम एडमिशन नहीं लेते इंजीनियरिंग में। अब एडमिशन ले लिया, आगे की पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं बताइए? स्कॉलरशिप छात्रों को 2 साल से नहीं मिला है मैम, और नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। आपसे झारखंड में सरकारी परीक्षाओं के नाम पर हो रही छात्रों से नाइंसाफी की असलियत इन 2 सगे भाइयों की कहानी से आज आप देखिए और खबरदार करिए सरकार को झारखंड की, जहां बड़े भाई का नाम अभिषेक है और छोटे भाई का नाम हितेश। मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के? क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है मैम, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है। मैं 2022 में रांची में आया था अपना 10th का तैयारी करने, ठीक है। उस टाइम मेरे भैया लोग पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में। मैं ग्रेजुएशन फाइनल करने वाला हूँ, लास्ट ईयर में हूँ। अभी तक भैया लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके साथ अब तैयारी करने लगा हूँ। यहाँ पे फ्यूचर ऐसा डार्क हमारा बना दिया गया है कि दिखने पर भी नहीं दिखता है। तो झारखंड में बड़ा भाई तैयारी करता ही रह गया और छोटा भाई 10वीं से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पहुंच गया, लेकिन झारखंड सरकार ढंग से परीक्षा भर्ती के आयोजित ही नहीं करवा पाई, जबकि चुनाव के वक्त 5 लाख नौकरियों का वादा किया गया। सोरेन 2019 में चुनाव लड़ने के लिए प्रचार करते थे तो ये न्यूज था, 5 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी की बात करते थे, और 6 साल से ज्यादा समय हो चुका है, 1 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं मिला है। और इनका ऑडियो उपलब्ध है, ऑडियो में बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लेके क्या करोगे? सुअर पालो, बकरी पालो, सरकारी नौकरी करेगा ट्रांसफर वहाँ हो जाएगा, दिक्कत होगा, दुनिया भर का समस्या होता है, हम ना समझते हैं। तो बोलते हैं कि सुअर पालो, बकरी पालो, और ये बोले थे 5 लाख सरकारी नौकरी का, 1 लाख भी सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिला, पूरा जोड़ देंगे तो भी। रांची से 1200 किलोमीटर दूर दिल्ली में जिस प्रदर्शन ने केंद्र सरकार को अपने शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए मजबूर कर दिया, उसकी वजह नीट पेपर लीक था। लेकिन झारखंड में तो छात्रों का आरोप है कि कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक और धांधली के पूरी ही नहीं होती। बार बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं, सीधे सीधे नौकरियां बेच दी जाती हैं। स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसी 2022 में आया था वो अभी 2026 हो गया, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं हुआ और एग्जाम को रद्द कर दिया गया है वापस। LDC का एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया मैम, जिसमें सेटिंग नहीं हो पाती है ना। सर्विस कमीशन, यस मैम, JSSC की बात कर रहे हैं, झारखंड स्टाफ कमीशन। ये जो आंसू लिपिक है जिसको स्टेनोग्राफर कहते हैं, ये 2022 में आता है, 23 में परीक्षा ली जाती है, फिर इसको रद्द कर दिया जाता है, फिर 25 में आता है, फिर 26 में इसको रद्द कर दिया जाता है। जब आयोग से हम लोग पूछते हैं कि आखिर रद्द क्यों हो रहा, तो आयोग कहता है कि आप किसी और चीज का तैयारी कर लीजिए। JPSC और JSSC की परीक्षा देने वाला छात्र इसी अन्याय के खिलाफ रांची में 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनका इल्जाम है कि कोई भर्ती परीक्षा बिना गड़बड़ी के पूरी नहीं हुई। इसका उदाहरण वो अभय तिवारी आरोपी के रूप में है, जो JPSC परीक्षा में धांधली का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड माना गया, जिसके बारे में छात्रों का दावा है कि वो 1-2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग सरकारी नौकरियों की परीक्षा पास कर चुके हैं। जो अभय तिवारी के बारे में बात किया जा रहा है, मनोज कुमार तिवारी, उसने 2013 में SSR इन इंडियन नेवी का एग्जाम निकाला। धांधली कैसे कैसे हुआ बताता हूँ। 2014 में असिस्टेंट इन बार भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में निकाला, 14 में NSL में निकाला, 18 में CRPF हेड कांस्टेबल जो कि सेंट्रल लेवल का होता है, 18 में सब इंस्पेक्टर झारखंड का बना। फिर उसके बाद 23 में JSSC सेकंड टॉपर रहा। उसने अपने भाई को और उसकी पत्नी को भी उसमें शामिल करवाया, उससे उसका भी रिजल्ट आया। पैसे लेकर सरकारी नौकरी में सेटिंग करने का आरोपी अभय तिवारी झारखंड में हो रही धांधली का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। छात्र उसके पोस्टर लेकर तंज कसते हैं कि उसकी अलौकिक प्रतिभा से तो इसरो भी हैरान है और उसके लिए धरती बहुत छोटी पड़ चुकी है। झारखंड CID की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी अभय तिवारी ने कई प्रतियोगी परीक्षाएं पास की हैं, जिनमें 2018 में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुई लिखित परीक्षा भी शामिल है। इन तथ्यों की पुष्टि और जांच के लिए CID की SIT ने संबंधित परीक्षाओं को आयोजित करने वाली एजेंसियों से रिकॉर्ड मांगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि 13 साल में 12 परीक्षाएं पास करने वाले जिस अभय तिवारी की कहानी झारखंड के बच्चे बच्चे को पता है, उसकी खबर CID या फिर JPSC को क्यों नहीं थी?
जबकि अभय तिवारी ने साल 2013 में नेवी में SAR पद की लिखित परीक्षा पास की। अगले साल भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सहायक पद की लिखित परीक्षा, IRB कांस्टेबल की लिखित परीक्षा, NCL यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की PT परीक्षा, साल 2018 के दारोगा की लिखित परीक्षा, इसी साल CRPF हेड कांस्टेबल की लिखित और टाइपिंग परीक्षा, JPSC की PGT टीचर परीक्षा, SSC CGL परीक्षा, JPSC की सहायक वन रक्षक परीक्षा, JPSC वन क्षेत्र पदाधिकारी परीक्षा, JPSC खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा, JPSC की 11वीं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा पास करना शामिल है। सोचिए, एक छात्र झारखंड में 2013 से यानी पिछले 13 सालों से 12 परीक्षाएं पास कर चुका है, जो अभी गोड्डा जिले के पुड़ैया हाट में प्राखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर काम कर रहा है। उस आरोपी को लेकर झारखंड के परीक्षा लेने वाले विभाग आंखें बंद करके कैसे बैठे रहे। अब आप ही सोचिए, जिन छात्रों के साल बर्बाद हो गए, जो धांधली की वजह से नौकरी नहीं पा सके, वो CID जांच कैसे स्वीकार कर लें। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर भी जांच का भरोसा दे रहे हैं। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं, कई लोग के यहाँ जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है और कुल मिलाजुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है और मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं और मुझे लगता है सभी लोगों को या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं। रांची का जयपाल स्टेडियम इस वक्त देश का नया जंतर मंतर बना हुआ है। यहां 12 दिन से छात्र परीक्षा में धांधली से सरकार और सिस्टम को खबरदार कर रहे हैं। मूसलाधार बरसात में तिरंगा यात्रा लेकर निकले छात्र इंसाफ मिलने तक नंगे पांव चलने की शपथ ले रहे हैं। उमस भरी गर्मी, आंधी हो या बरसात हो, बीते 12 दिनों से झारखंड के ये युवा लगातार सड़कों पर हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। मांग इतनी है कि JPSC JSSC में जो धांधली हुई है उसे खत्म किया जाए, उन्हें इंसाफ मिले। वो बेरोजगारी से जूझते झारखंड में युवाओं के जो सपने टूटे हैं और अब इंसाफ की मांग के लिए ये छात्र मडुआ रोटी खाएंगे, लेकिन इंसाफ चाहिए और इसीलिए तिरंगा यात्रा लेकर के ये छात्र जो है अब निकले हैं और आगे जिस स्टेडियम में लगातार पिछले 12 दिनों से जहां उमस भरी गर्मी या फिर आंधी तूफान और फिर बरसात इनके हौसले को तोड़ नहीं सकती, देश का झंडा लेकर के नारे लगाते हुए ये युवा जो है झारखंड रांची की इन सड़कों पर लगातार डटे हुए हैं। 12 दिन से आप लोग हर मौसम में आंधी तूफान गर्मी क्या कुछ नहीं देखा है, वो क्या चीज है जो इन युवाओं को हिम्मत देती है? देखिए भैया, सबसे पहला बात है कि अभी झारखंड में रोपा रोपने का समय है। लोग धान उगाते हैं, धान उगाने छोड़ करके छात्र यहाँ पे आकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सोचने वाला बात है कि हेमंत सरकार अभी तक छात्रों के मांग को पूरा नहीं कर रही है। अगर पूरा नहीं करेगी तो हम छात्र बर्गर पिज्जा खाने वाले नहीं है, मड़ुआ रोटी खाने वाले हैं, माड़ भात खाने वाले हैं, बोतल भात खाने वाले छात्र हैं। नहीं पूरा करेगी तो इसी प्रकार हम अडिगता से खड़े रहेंगे और सरकार का सामना करेंगे। 12 दिन, इन 12 दिनों में मौसम तो मुझे लगता है कोई चुनौती रही ही नहीं, लेकिन इन 12 दिनों के बाद हौसले बहुत हैं सर। मौसम फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, तो ये बारिश, ये पानी हमारा क्या बिगाड़ेगा। और इसके लिए हम लोग कोर कमेटी का बैठक करेंगे कि डेलीगेशन टीम को जो बुलाया गया है आपस में निर्णय लेंगे, उसके बाद क्या कुछ करना है, उसके बाद जो कोर कमेटी का जो बात रहेगा वो सर्वमान्य रहेगा। इसलिए हम लोगों ने SDO सर और ADM सर जो हम लोग दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से 12 किलोमीटर जब आप रांची आएंगे ना, इन छात्रों के बीच को भीगते हुए देखेंगे तो ये छाता खोलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी कभी युवा थे, हमने भी परीक्षाएं दी हैं। और आप सोचिए कि अगर पर्चा लीक हो जाए, सपने टूट जाए, उम्मीदें टूट जाए तो क्या कुछ बीत सकता है। युवाओं के अधिकार, उनकी नौकरी के लिए आज तक ने खबरदार किया है तो बड़ा असर हुआ है।
31 जुलाई को खबरदार में इसी वक्त हमने प्रधानमंत्री के निर्देश और पहल के बावजूद राजस्थान में छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म नहीं होने का मुद्दा उठाया था। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसी रात राजस्थान सीएमओ से रिपोर्ट मांगी। के बाद राजस्थान सरकार ने यह कहते हुए अपनी रिपोर्ट अब भेजी है कि पीएम की मंशा के तहत छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया जाएगा। मतलब राजस्थान में छोटी नौकरियों में इंटरव्यू की व्यवस्था बाकी राज्यों की तरह खत्म कर दी जाएगी। दूसरी खबर का असर भी राजस्थान से हुआ है। टेंडर पूरी होने तक स्किल डेवलपमेंट पढ़ाने वाले किसी भी टीचर को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। पुराने टेंडर को आगे बढ़ाया। 24 घंटे पहले ही हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि कैसे राजस्थान में वोकेशनल टीचर्स को प्लेसमेंट एजेंसियां बिना कुछ कहे नौकरी से निकाल दे रही हैं, उन्हें वक्त पर सैलरी नहीं दे रही। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो हम आपको सीधे जयपुर लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शरद कुमार इस समय जुड़ रहे हैं, क्योंकि शरद, ये रिपोर्ट्स आज तक पर हमने दिखाई और ये पहली बार भी नहीं है, लेकिन ये जो अब एक तो इंटरव्यू नहीं होने वाला छोटी नौकरियों में, और कल ही जो खबर हमने दिखाई थी शरद, छात्र कुछ और ये बेरोजगार जो है वो कुछ राहत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, युवाओं के हक में नौकरियों के लिए खबरदार करता ये कार्यक्रम कितना असरदार हो गया है कि दोनों ही हमारी खबरों पर रिपोर्ट सीधे पीएमओ ने मांगी है और राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने संपर्क किया और कहा कि पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट में हम क्या क्या भेज रहे हैं। शुक्रवार को हमने एक खबर दिखाई थी, उसी रात पीएमओ ने रिपोर्ट मांगी थी। अगले दिन ये रिपोर्ट भेजी गई है कि हाँ, हम छोटी नौकरियों में जो कमियां रह गई थी उसे दुरुस्त करके हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। आज भी अधिकारियों ने कहा दिन भर पीएमओ को रिपोर्ट बनाने में लगा, जब स्किल डेवलपमेंट के जो टीचर थे उन्हें हटाया गया, क्योंकि ये भी काफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रिय कार्यक्रम रहा। और उसके बाद कहा गया कि किस तरह से अस्थायी नौकरी इन्हें दी जाएगी उसके लिए भी कमेटी फैसला करेगी, उस पर भी सक्षम स्तर पर विचार किया जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यालय पीएमओ कितनी पैनी नजर रखे हुए है युवाओं और नौकरियों के कार्यक्रम पर जो हम दिखाते हैं, ये दिखाता है कि दोनों ही खबरों पर सीधे पीएमओ ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है और राजस्थान सरकार ने दोनों ही जो स्टोरी थी उस पे कहा है कि हम फैसला सकारात्मक ले रहे हैं। 10 साल पुरानी मांग थी श्वेता कि छोटी नौकरियों में इंटरव्यू खत्म किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। मगर आज तक पर खबर चलने के बाद राजस्थान की बीजेपी सरकार, भजन लाल सरकार ने यह फैसला किया है और बताया है पीएमओ को कि इस दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये युवाओं के हक में जो हम खबरदार करते हैं वो कितना असरदार कार्यक्रम है, ये दिखाता है। शरद, हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपकी गलती दिखाई जाए तो उस गलती को आप सुधारें, लेकिन उम्मीद ये भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान न केवल बीजेपी के शासन से बल्कि इससे पहले जब कांग्रेस का शासन वहां रहा तब भी हमने देखा कि पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा वहां पर रहा। आज भी हमने देखा कि किस तरीके से तार वहां से जुड़ गए जब पिछला नीट का पेपर जब लीक होने की खबर सामने आई थी। क्या उन चीजों को लेकर, उनको दुरुस्त करने को लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल श्वेता, ये बात सही है कि राजस्थान सबसे पहले बदनाम होने वाले राज्यों में रहा, जहां पर लंबी लड़ाई हमने खबरदार और दस्तक में लड़ी थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर। और यहां पर इस सरकार में पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई है। नीट का जो खुलासा हुआ यहीं से हुआ था, ये सही है, मगर इसके तार महाराष्ट्र से थे। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री कार्यालय सीधे राज्यों के युवाओं से जुड़ी खबरों पर नजर रखता है। कांग्रेस शासन में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है कि कोई तीसरी आंख भी है जो दिल्ली से बैठी हुई है, जो राज्यों की सरकारों पर इस तरह से नजर रखे हुए है। मगर इसके बावजूद नौकरियां बहुत निकल रही है, फिर भी लोग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई पत्र दे देते हैं, फिर भी महीने महीने तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो कई सारे ऐसी समस्याएं हैं जिससे युवा आज भी जूझ रहे हैं, जिसे हम दिखाते रहते हैं। मगर ये कहा जा सकता है कि युवाओं को इस कार्यक्रम में खबर दिखाए जाने के बाद बहुत राहत मिलती है इससे, इसलिए इस खबरदार कार्यक्रम से युवाओं की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई है। श्वेता, बहुत शुक्रिया शरद कुमार, हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी दे रहे थे। और अब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल से आई उस खबर का वीडियो
जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर खाना तो जेल में शायद कैदियों को भी खिलाया जाता है। लेकिन मिड डे मील के तहत सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में ऐसा खाना परोसा गया जो किसी हालत में बच्चों को खिलाने लायक नहीं था। अब कार्रवाई की बात कलेक्टर ने कही। सवाल है कि जिस योजना की निगरानी के लिए हर जिले में 20 अधिकारी होते हैं, वहां बच्चों को मिड डे मील का खाना देने के नाम पर ऐसा शर्मनाक मजाक क्यों हुआ? आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जली रोटी, पनिहल सब्जी और सरकारों के गुणगान। इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि मजाक भी बहुत हल्का शब्द साबित होता है। कुकर में 2 गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वादानुसार नमक डालकर आलू के चंद टुकड़े और परवल के छींटे मारकर सीटी लगा दी गई। जानवरों को भी जैसे रोटी नहीं फेंकी जाती, उस तरह से फेंक कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। ऐसा मिड डे मील खाकर पढ़ेंगे बच्चे तो सोचिए कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सीतापुर के छंगापुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल इस बात की गवाही देता है कि मिड डे मील के नाम पर जो दावे सरकार करती है, हकीकत में उसमें बहुत पानी मिला हुआ है। दावा है ये वीडियो मंगलवार का है, जब नियम कहता है कि बच्चों को चावल और सब्जी युक्त दाल दी जानी चाहिए। नियम कहता है चना या अरहर की दाल में मौसमी सब्जी मिलाकर चावल के साथ दिया जाए, लेकिन सीतापुर के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बना मिड डे मील कहता है नियम गया पानी लेने, और उसी पानी वाली सब्जी को परस देंगे ताकि बच्चे को इसी बहाने थाली में कल कल बहती पानी वाली सब्जी के बहाने नदियों के बहाव का पाठ भी पढ़ा दिया जाए। वो तो गनीमत रही एक शख्स ने ये वीडियो बनाया, वायरल किया, तो जाकर पता चला कि सरकारी स्कूल में बच्चों को किस तरह पानी वाली सब्जी का स्वाद चखाकर तंदुरुस्त करने की योजना चल रही है। जहां अब कार्रवाई के नाम का नाटक करने अधिकारी पहुंचे, रसोइया को हटा दिया, प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया, डीईओ के खिलाफ एडवर्स एंट्री करके हाथ झाड़ लिया गया। जरा सीतापुर के कलेक्टर को सुनिए। लापरवाही के कारण मतलब ऐसे घटना घटित हुई। जब ये प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संज्ञान में आया, तत्काल हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जो खंड शिक्षा अधिकारी को हमने विद्यालय भेजा। विद्यालय में जब प्रथम दृष्टया जो वायरल हुई वीडियो वो सही पाया गया है, उसको संज्ञान में लेते हुए जो प्रिंसिपल साहब और साथ में जो रसोइया, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रिंसिपल साहब का सस्पेंशन का कार्रवाई की गई। और साथ साथ जो पर्यवेक्षण का जो लापरवाही का देखते हुए खंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर भी प्रतिकूल प्रविष्टि का कार्रवाई किया गया। और ऐसे लापरवाही फ्यूचर में ना होने के संबंध में प्रशासन का स्तर से पहले से स्पष्ट निर्देशित किया गया। तो खंड शिक्षा अधिकारी नहीं, खंड विकास अधिकारी भी स्कूल पे जाएंगे, जो बच्चे के साथ बैठ के मिड डे मील खाएंगे और मिड डे मील गुणवत्तापूर्ण से बन रहा है या नहीं, इसके संबंध में भी इन लोगों को पर्यवेक्षण करने के लिए हमने स्पष्ट निर्देशित किया गया। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि देखो कलेक्टर साहब ने कितना बड़ा एक्शन लिया, लेकिन रुकिए, फैक्ट हम बताते हैं। यूपी एमडीएम के दस्तावेज कहते हैं कि बच्चे किस तरह का खाना स्कूल में मिड डे मील के तौर पर पा रहे हैं और खा रहे हैं। इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, यानी कुल 20 लोग हैं। लेकिन एक आदमी ये नहीं देख पा रहा था कि कैसी पानी वाली सब्जी बच्चों को स्कूल में परोसी और खिलाई जा रही है। क्योंकि बेसिक शिक्षा वाली व्यवस्था में कहा जाता है सबसे बड़ा करप्शन अधिकारी मिड डे मील के नाम पर ही तो करते हैं। जहां मिड डे मील ना बने तो बचने का सबसे ज्यादा रेट लगता है, बाकी खराब बने तो कौन देखने वाला है। सोचिए ये मासूम बच्चे इस खाने को कैसे खाते रहे होंगे, कभी उफ नहीं किया होगा। इन्हें क्या पता कि इनके हक का खाना खा खाकर कौन कौन कितना कितना मोटा हो गया होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, रहिए खबरदार।